हाय गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस कुछ बातें पहले आपसे करनी है, बट सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड वीडियो को लाइक कर दे। क्योंकि जैसे आपको पता है हमने अलजेब्रा का स्टार्ट किया हुआ है और हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट हो गया और 1.3 का लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हुए। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, देखो अलजेब्रा आप 9th के बच्चे हो, आप लोगों के लिए नया है। आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो, क्योंकि देखो बच्चों का लेवल अलग अलग होता है। कुछ बच्चों को पहली बार में ही समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को 2 बार देखने में समझ में आता है। देखो क्लास रहता तो मैं पास में जाके जो आपको डाउट आ रहा है मैं समझा सकता था, बता सकता था। पर आपको पता है ऑनलाइन लेक्चर्स में प्रॉब्लम क्या है कि मैं बस यहाँ मशीन के साथ बोलता हूँ, मशीन के साथ बातें करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसे करवा दूंगा समझ में आ जाएगा, तो यहाँ आपका फेस नहीं है। तो मैं बार बार यही बोलूंगा कि आप वीडियो को, जहां भी आपको डाउट आ रहा है पहले आप वीडियो पूरा एक साथ देख लें, फिर जहां भी डाउट आ रहा है उस वीडियो को वहां कर करके देखिए कि सर ने यहाँ क्या बोला है। अगर फिर भी समझ में कोई डाउट आ रहा है तो दोस्तों मेरे नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, डायरेक्ट कॉल कीजिए कि सर ये मुझे डाउट है, और पहले पर ट्राई कीजिए। दोस्तों ये बहुत सिंपल है, अलजेब्रा का सिंपल वे है। पर मुझे पता है आप फर्स्ट टाइम, आपके लिए सेट्स फर्स्ट टाइम है, और फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी चीजें देखो प्रैक्टिस करने के बिना नहीं आता, या मैं रहूं या कोई भी रहे, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको आता है, समझ में आता है, फिर भी प्रैक्टिस करो। ये मुझसे प्रॉमिस करो कि आप प्रैक्टिस करोगे। आपको आता भी होगा दोस्तों, फिर भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे आगे के लिए अच्छा रहेगा। आगे आपका बेस क्लियर होता जाएगा, और बेस क्लियर होता जाएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों लॉकडाउन में ज्यादातर बच्चे मजा ही कर रहे हैं, बट आप जीटीएन मजा नहीं कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, और ये इसका फायदा आपको आगे होने वाला है। क्योंकि जब क्लास में सब लोग जाएंगे तो लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं आती रही है, और आपको बहुत सारी चीजें आएगी। ओके, तो दोस्तों टेंशन नहीं लेना, ट्राई करो, अच्छे से करो। जहां भी डाउट आ रहा है, अगर एक बार वीडियो देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, फिर भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट मुझे कॉल करो। नंबर तो आपको पता होगा। ओके, और अगर किसी को नंबर चाहिए तो मुझे बताए कमेंट पे। तो दोस्तों हमारा ये 1.3 का ये लास्ट 3 क्वेश्चन बचे थे। सबसेट, फिर से बता रहा हूँ, सबसेट मतलब क्या था। सबसेट दोस्तों मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे मैं बोईसर में रहता हूँ, तो बोईसर के अंदर अवधनगर एक पार्ट है। तो अवधनगर इज अ सबसेट ऑफ बोईसर। अवधनगर इज अ सबसेट ऑफ बोईसर। अवधनगर बोईसर के अंदर आता है। अवधनगर किसके अंदर आता है? बोईसर के अंदर। इसीलिए अवधनगर इज अ सबसेट ऑफ बोईसर। अब हम स्टेट की बात कर लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र किसके अंदर आता है? इंडिया के अंदर। तो महाराष्ट्र को कैसे बोलूंगा? महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। अगर कोई ऐसा बोलता है इंडिया इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया सबसेट है, इंडिया महाराष्ट्र में आता है भाई, इंडिया के अंदर हम लोग आते हैं। ओके, इंडिया के अंदर हम लोग आते हैं। तो जैसे अगर मान लो आप गुजरात ले लो, तो अगर गुजरात का कंपैरिजन हम इंडिया के साथ करें तो गुजरात क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। गुजरात इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। ओके, गुजरात इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अगर जो जिसके अंदर आता है वो सबसेट होता है। समझ में आया? कि जैसे बहुत सारी चीजों का एग्जांपल मैंने बता दी, बहुत सारे एग्जांपल दोस्तों मैं बता रहा हूं कि आप जहां रहते हैं उससे कंपैरिजन करके देख लो। जैसे अभी बहुत सारे लोग अमैया पार्क के लोग होंगे, तो अमैया पार्क इज अ सबसेट ऑफ बोईसर। बोईसर किसके अंदर आता है? पालघर ले लो, तो बोईसर इज अ सबसेट ऑफ पालघर ले लो, महाराष्ट्र में आता है। पालघर इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। तो चीजें बार बार बता रहा हूं दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। बस थोड़ा फोकस बना के रखो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आज ये चीजें देख रहे हो। जैसे ही सेकेंड और थर्ड टाइम देखो, गारंटी है दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो वही क्वेश्चन फिर से है हमें, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन को फिर से छोड़ देते हैं कि यार ये एक बार तो समझा है, बार बार क्या समझाऊं, पर मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा। राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। ये हमें 1 2 3 4 एक पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर, इंडिया, महाराष्ट्र, ये हमें दिया हुआ, और इसके बीच में हमें सबसेट रिलेशन बताना है। क्या बताना है? सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। ये सेट्स दिया है और इसके बीच में हमें सबसेट का रिलेशन बताना है कि कौन किसका सबसेट है, जैसे फर्स्ट, P is the set of all residents in Pune, M is the subset of all residents in Madhya Pradesh, I is the set of all residents in Indore, B is the set of all residents in India, H is the set of all residents in Maharashtra। ओके दोस्तों, तो ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे अगर जो बच्चों ने ना बहुत प्रैक्टिस किया होगा, इसके पहले वाला एक्सरसाइज जम के प्रैक्टिस किया होगा, वो मुझे आंसर मेरे बोलने से पहले ही दे देंगे। और देखो जो बस ऐसे टाइम पास के लिए कर रहा है उसको आज भी आंसर नहीं आएगा। ओके, तो अब पुणे दोस्तों हो सकता है बहुत लोगों को पता नहीं होगा पुणे किसके अंदर आता होगा, तो पता कर लो ये चीजें। पुणे किसके अंदर आता है? पुणे महाराष्ट्र में भी आता है,
और पुणे, पुणे महाराष्ट्र में भी आता है और बोला जाता है पुणे इंडिया में भी आएगा। पुणे महाराष्ट्र में भी आता है, पुणे इंडिया में भी आता है। जैसे अगर मैं बोलूँ बोईसर महाराष्ट्र में भी आता है और बोईसर इंडिया में भी आता है ना, बोईसर इंडिया में भी आता है, बोईसर थोड़ी अमेरिका में है, बोईसर इंडिया में ही है ना। तो बोईसर इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, बोईसर इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। ओके, तो पुणे, पुणे जो जगह है वो महाराष्ट्र में आता है और पुणे जो जगह है वो इंडिया में भी आता है। तो पहला रिलेशन हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो, P इज अ सबसेट ऑफ, ये सबसेट का साइन है दोस्तों, बस इतना ही लिखना है। P किसका सबसेट हो जाएगा, सबसे पहले हम ये लिख देते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का सिंबल क्या दिया हुआ, क्या इस सेट का नाम क्या, H। ओके दोस्तों, क्या है H, तो लिख दिया, देखो दिखाई दे रहा है ना। P पुणे, पुणे किसका सबसेट है, महाराष्ट्र का। दोनों का जो सेट का नाम दिया P और H लिख दिया। अब ये P मतलब पुणे और कहाँ आएगा, इंडिया में, तो हम P का और लिख लेते हैं, P इज अ सबसेट ऑफ B मतलब इंडिया। ओके दोस्तों, देखो P जो है महाराष्ट्र में भी ये सबसेट का नाम दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो मैंने लिखा है। वैसे यहाँ इनको M लिखे होते तो ज्यादा अच्छा रहता। अभी टेक्स्ट बुक में भी क्या लिखा हुआ है, H ही लिखा हुआ है दोस्तों, तो टेक्स्ट बुक में भी H ही लिखा हुआ है तो मुझे लिखना पड़ेगा। और पुणे किसका सबसेट है, पुणे इज सॉरी पुणे और इंडिया का भी सबसेट है, तो यहाँ इंडिया की जगह क्या लिखा, B लिखा हुआ, B लिखा है ना। ओके, तो दोस्तों ये दोनों हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, पुणे का हो गया। अब मध्य प्रदेश। ओके, अब मध्य प्रदेश टाइप लिखे, मध्य प्रदेश किसके अंदर आता है दोस्तों, ध्यान दे रहा हूं, मध्य प्रदेश इंडिया के अंदर आता है। मध्य प्रदेश, MP एक स्टेट है दोस्तों, MP एक स्टेट है, आपको पता होगा MP क्या है, एक स्टेट है। तो मैं दूसरे वाले का लिखूंगा, जिसको ये सब चीजें नहीं पता वो बस ध्यान रख ले। M अगर स्टेट है तो किसके अंदर आएगा, कंट्री के अंदर। M इज अ सबसेट ऑफ, M इज अ सबसेट ऑफ B, M इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि ये मध्य प्रदेश एक स्टेट है। क्या है, MP एक स्टेट है और स्टेट किसके अंदर आ रहा है, हमें यहाँ इंडिया दिया हुआ है, तो MP मतलब मध्य प्रदेश, M इज अ सबसेट ऑफ B मतलब मध्य प्रदेश इज सबसेट ऑफ इंडिया। दोस्तों हमने इसका भी ले लिया, इसका भी निकाल लिया। अब आगे चलते हैं, इंदौर, ये चीजें याद रखो। इंदौर देखो दोस्तों, एक सिटी है जो मध्य प्रदेश में भी आता है। इंदौर किसकी सिटी है, मध्य प्रदेश की। ओके, किसकी सिटी है, मध्य प्रदेश के अंदर एक सिटी है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर है, तो आपको पता है जो हमारा इंदौर है, ये इंदौर है, इंदौर इज अ सबसेट ऑफ MP। और क्या लिखेंगे, इंदौर इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंदौर किसके अंदर आता है, MP के अंदर आता है, सिटी है, MP का एक सिटी है। तो हम लिखेंगे इंदौर इज अ सबसेट ऑफ MP, और इंदौर अगर स्टेट में आएगा तो कंट्री में तो आने वाला ही है, तो इंदौर इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। तो कैसे लिखेंगे, जो इसका सेट का नाम लिखा वो लिखेंगे। सबसे पहले I मतलब इंदौर इज अ सबसेट ऑफ MP का क्या दिया हुआ, M लिख दिया। और इंदौर कहाँ आता है दोस्तों, किसका सबसेट है, अपने इंडिया का। इंदौर इज अ सबसेट ऑफ B मतलब इंडिया। तो दोस्तों ये भी हो गया। अब इंडिया, यहाँ कोई भी ऐसा रिलेशन वर्ल्ड दिया होता तो हम बोल सकते थे इंडिया इज अ सबसेट ऑफ वर्ल्ड, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। यहाँ इंडिया के अंदर ये सब लोग आ जा रहे हैं, इंडिया के अंदर सब लोग आ रहे हैं, तो इंडिया बताओ क्या होगा, जिसके अंदर सब आ जाते हैं, ये सब सेट आ गए, तो बताओ इंडिया क्या होगा। मुझे कमेंट्स में कोई लिख के बताओ। मैंने बताया था ग्रैंडपा, आपको याद होगा ग्रैंडपा हमारे क्या हैं, कमेंट्स में लिखो, मैं आगे बताऊंगा ऐसे। तो यहाँ जितने भी सेट दिए हैं उनके लिए इंडिया क्या होगा, अगर जिसको आता होगा प्लीज कमेंट्स में लिखे, नहीं तो मेरा वेट करें। अब आता हूं मैं महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र किसके अंदर आता है, महाराष्ट्र का तो कोई ऐसा, महाराष्ट्र किसके अंदर आएगा, इंडिया के अंदर आएगा। अब ऐसे मत लिख देना, देखो ये दोस्तों, ये पुणे, जैसे मैंने पुणे पहले लिखा था, पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, पुणे इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, B मतलब इंडिया। ओके, B मतलब यहाँ B सेट दिया हुआ है इंडिया का नाम। ओके, अब महाराष्ट्र के लिए H दिया हुआ है, तो H मतलब महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ B। महाराष्ट्र किसके अंदर आएगा, इंडिया के अंदर आएगा ना। तो दोस्तों एकदम क्लियर हो गया, क्या हार्ड है इसके अंदर, क्या हार्ड है। पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, पुणे इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। MP मतलब मध्य प्रदेश, पर ये नाम ये लिखने का दोस्तों, हाँ इसका ये बस आपको याद होगा, जैसे सामने वाला जो सेट है उसका नाम लिखते जाओ। MP इज अ, क्योंकि स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट है वो भी MP भी एक स्टेट है, तो MP इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, काम खत्म। इंदौर MP का सिटी है, इसलिए इंदौर इज अ सबसेट ऑफ MP मतलब मध्य प्रदेश, और इंदौर इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। ओके, पर लगना पहले बता रहा हूँ सेट का नाम लिखना। अब इंडिया तो आप बताओगे, मुझे बहुत लोगों ने कमेंट्स लिखा होगा, मैं ऐसे
भरोसा करता हूँ। अब महाराष्ट्र किसके अंदर आता है दोस्तों? महाराष्ट्र अपने इंडिया के अंदर आता है, तो महाराष्ट्र इज द सबसेट ऑफ इंडिया। बस सेट का नाम आगे लिखना है, इसलिए मैंने एच लिखा है। महाराष्ट्र इज द सबसेट ऑफ इंडिया। ओके, अब दोस्तों आप जिसने अगर किसी ने आंसर दिया होगा वही आंसर आगे है। विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबो सेट्स? इसमें से जो अबो सेट दिया, जो ये सेट्स दिया हुआ है, इस सेट्स में से कौन सा ऐसा जो यूनिवर्सल है, जिसके अंदर सब लोग आ रहे हैं? बताओ कौन है? कमेंट्स लिखो फटाफट, 1 2 10 तक काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड, देखते हैं किसने लिखा, मैं देखूंगा तो बताता हूं। ओके, तो विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबो सेट्स? तो आपको सबको पता है इंडिया, तो लिखोगे सेट बी, सेट का नाम लिखने का, बी आपको इंडिया तो पता है पर सेट का नाम लिखने का। सेट बी इज, चलो दूसरा मार्कर, हमेशा याद रखो सेट का नाम लिखो। सेट बी इज द यूनिवर्सल सेट फॉर अबो सेट्स। ओके दोस्तों, सेट बी मतलब हमारा इंडिया, इंडिया में सब आ गए ना, तो सेट बी हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो दोस्तों समझ में आया? फिर से एक बार, पुणे किसके अंदर, पुणे किसका सबसेट है? 2 का। पुणे इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, पुणे इज द सबसेट ऑफ इंडिया। एमपी इज द सबसेट ऑफ इंडिया। इंदौर एमपी का स्टेट है, इसलिए इंदौर इज द सबसेट ऑफ एमपी और इंदौर इज द सबसेट ऑफ इंडिया। अब इंडिया तो आपको पता चल गया यूनिवर्सल सेट है। महाराष्ट्र इज द सबसेट ऑफ इंडिया। दोस्तों ये हमने रिलेशन लिख दिया और ऐसे ही सेम टू सेम आपको लिखना है। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पहले दोस्तों 6 क्वेश्चन अपना जो दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन क्या है पहले मैं पढ़ देता हूं। विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो? मुझे पता अभी समझा नहीं कुछ, मैं बताता हूं। ये देखो, ये वाली लाइन फोकस करने वाली है। ओके, हमें ये 6 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी 3 सेट दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 2 बी और टी, और दोनों का आंसर सेम ही है, दोस्तों। विच सेट ऑफ द नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर दिस गिवन बिलो, सेट्स गिवन बिलो? मतलब ए सी बी के लिए क्या ऐसा लिखेंगे जो ये तीनों का आंसर उसके अंदर आ जाता होगा? मतलब यूनिवर्सल सेट मतलब पता है ना, यूनिवर्सल सेट मतलब जिसके अंदर सब लोग आ जाते हैं, वो हमारा यूनिवर्सल सेट। जैसा कि हमने इंडिया देखा, तो पहले मैं आंसर लिख देता हूं सबका, फिर मैं बताता हूं कि इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। देखो लिखा, विच सेट ऑफ द नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। तो पहले सबसे पहले ए सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। दोस्तों सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा बताओ? 5 10 50 25। ओके, डॉट डॉट डॉट। ओके, अब मल्टीपल ऑफ 5 बोला है, तो मल्टीपल ऑफ 5 आप ये मत बोला सर 5 10 से 50 तक होगा। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब होता जाएगा, ये इन्फिनिट सेट है। कौन सा सेट है? एक फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट होता है ना, ये इनफाइनाइट सेट है। अब आगे, पर हमें यहाँ ये नहीं लिखना है इनफाइनाइट सेट या फाइनाइट सेट। अब बी सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7। जहां तक आपको लिखना है, 7 1 सा 7, 7 2 सा 14, 7 3 सा 21, 7 4 सा 28, 7 5 सा 35। ओके दोस्तों, तो हमने ये बी का लिख दिया, अब हम सी का भी लिख देते हैं। ये करली ब्रैकेट, ये मैंने डॉट डॉट इसलिए दिया क्योंकि हमें कोई लिमिट नहीं दिया कि हमें कहां तक लिखना है, इसलिए मैंने आगे डॉट डॉट लिख दिया। अब सी का भी लिख देता हूं मैं, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12। ओके, अब टेबल किसका? 12 का। ओके दोस्तों, आता होगा आपको टेबल। ओके, आप जिसको नहीं आता होगा टेबल प्लीज पढ़ ले। मल्टीपल ऑफ 12 मतलब उसी का टेबल पढ़ना। चलो अब नीचे वाला भी मैं साथ में लिख देता हूँ, फिर इसका दोनों का आंसर सेम है तो एक ही जैसा आंसर लिख देंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स विच मल्टीपल ऑफ 4। ओके दोस्तों, जैसे आपको पता है ये क्या, ये किस में दिया हुआ है, ये हम किस में लिख रहे हैं, ये आपको पता है ना, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। किस में लिख रहे हैं? लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म में। ओके, ये तो आपको पता है। हमें रूल मेथड में दिया हुआ है, ये रूल मेथड में दिया हुआ है, हम किस में लिख रहे हैं? किस में? लिस्टिंग मेथड। ये ऐसे ही बता रहा हूँ, ये भी नहीं लिखना है, बस जो दिया हुआ है बस दोस्तों यही लिखना है। ये तो मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ मेथड, ये भी मेथड ही बताते जा रहा हूँ, जो कहीं आपको लिखना नहीं, बस हमें ये लिखना है कि ये सब कौन से इन सब के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट हो सकता है।
अब सेट ऑफ इंटीजर्स विच मल्टीपल ऑफ 4, इंटीजर मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 पे फोकस करो। चलो दूसरे कलर से लिखता हूं, ये कलर चल ही रहा है दोस्तों मेरा तो। ओके, क्योंकि आगे बहुत हो जाएगा तो फिर इसलिए मैंने इसको डॉट 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 दे दिया, क्योंकि हमें लिमिट नहीं दिया हुआ है। अब टी पे आ जाए। हाँ, ये टी थोड़ा अच्छे से समझो। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन, इवन नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलो जैसे देख लेते हैं इवन नंबर कौन कौन सा होता है दोस्तों, 2 4 6 8 10 12। ओके, जिसके भी पीछे 2 4 6 8 और 0, 2 4 6 8 0, वो मेरे लिए क्या होता है मेरे लिए बताओ दोस्तों, वो इवन नंबर होता है। तो मैं यहाँ ये नंबर ले ले रहा हूँ 2 4 6 8 10 इतना, क्योंकि आगे भी और लिख सकते हो पर हमें इतना ही लिखो, आगे डॉट 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 दे दो, बाकी की जरूरत हमें नहीं, इतना लिखना नहीं है। अब ये हमारा इवन नंबर है, बट इन इवन नंबर का हमें क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर करना है। सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर। तो हमें ये पूरा सेट दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है दोस्तों, क्या करना है, हमें स्क्वायर भी करना है। तो हम 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 16, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। बस यहीं तक लिखो। अगर आपको चाहिए तो आगे भी आप लिख सकते हो 11 का 1 to 1। ओके, तो आगे अगर आपको चाहिए तो लिख सकते हो, बाकी यहीं तक काम। तो दोस्तों हमने सबको हमने लिस्टिंग एंड रोस्टर फॉर्म, ओके, लिस्टिंग एंड रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। बट हमें ये सब फॉर्म लिखने के लिए नहीं बोला, हमें पूछा, हमारा क्वेश्चन क्या है कि बताओ ये सब सेट्स के लिए क्या ऐसा होगा जो यूनिवर्सल से, जिसके अंदर सब आ जाते होंगे। हमें ये आंसर लिखना है कि ये क्या हम इसका लिखेंगे जिसके अंदर ये सब आ जाता है। तो दोस्तों अब मुझे बताओ, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है 1 से, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है 0 से, और इंटीजर्स मतलब जिसके अंदर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। ओके, तो मैं अगर ऐसा लिखूं, बताना मुझे, पहले के लिए आंसर, दोनों के लिए आंसर सेम ही है दोस्तों। आंसर n मतलब नेचुरल नंबर, w मतलब होल नंबर, i मतलब इंटीजर, एनी ऑफ दिस सेट्स। ओके दोस्तों, ये मैंने क्या लिखा दोस्तों, अपना क्वेश्चन क्या था, विच सेट ऑफ द नंबर्स कुड बी यूनिवर्सल सेट। मतलब ये हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात बाद में करेंगे। ए बी सी के लिए ऐसा क्या लिखेंगे जिसके अंदर ये सब आ जाता है। अब नेचुरल नंबर में ये नंबर आएगा कि नहीं, होल नंबर में ये नंबर आएगा कि नहीं। मैंने इंटीजर भी साथ में लिया, क्योंकि इंटीजर में भी पॉजिटिव नंबर होता है ना, इंटीजर में भी क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है। नहीं देखो, एन मतलब नेचुरल नंबर, वो नंबर जहां से 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर मतलब जो 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 नंबर। तो ये तीनों के अंदर ये सब नंबर्स आते हैं, ये ए वाले सेट्स, बी वाले सेट्स और सी वाले सेट, सब नंबर इसके अंदर आते हैं। इसीलिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, आई, एनी ऑफ दिस सेट्स मैंने लिखा, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये क्या हमारा यूनिवर्सल सेट, किसके लिए, सेट ए बी और सी के लिए। दोस्तों समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मैं क्या बोल रहा था कि देखो ये नंबर्स लिखा हुआ है और हमें इसका यूनिवर्सल सेट लिखना था। तो दोस्तों यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर वो नंबर्स आते हैं। तो नेचुरल नंबर भी ये सब नंबर आ जाएगा, होल नंबर में भी ये नंबर आ जाएगा और इंटीजर में भी ये नंबर आ जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है NWI एनी ऑफ दिस सेट्स। ओके, अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, ये भी क्या नंबर ही है ना, ये इसको भी नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, होल नंबर भी बोल सकते हैं, इंटीजर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, होल नंबर भी बोल सकते हैं और इंटीजर, इसको भी वही, ये भी नंबर ही है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। तो इसका भी लास्ट में ऐसे लिखना है NWI एनी ऑफ दिस सेट्स। ओके, एनी ऑफ दिस सेट्स, NWI एनी ऑफ दिस सेट्स। तो दोस्तों समझ में आ गया। सबसे पहले हमने इसको लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद हमारा क्वेश्चन पर ये नहीं पूछा था, हमें क्वेश्चन ये पूछा था कि ये जो सेट्स दिया हुआ है वो सेट्स किसके अंदर आएगा, मतलब इसके सेट्स का यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। तो डायरेक्ट हमने लिख दिया नेचुरल सेट, पहले ये लिख देने, कन्वर्ट कर देने का, फिर ये लिखने का नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, एनी ऑफ दिस सेट्स। और सेम टू सेम ये भी नंबर है तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो दोस्तों समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आज का
जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बाद में मुझे बताना कि हार्ड था कि सिंपल था, पर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। दोस्तों चलो बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। और 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ, जिसके कारण ये 7 क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ये चीजें हमने पहले वाले वीडियो में की है, पर मैं एक बार और रिवाइज करवा रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट, जैसे मैं मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके दोस्तों, ये लिया हुआ है मैंने, मान लो ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए। और ए में मैंने सेट ए में लिया है 5 6 7 8 9। ओके, अब मुझे अगर एग्जाम में आता है कि फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये नाम आपके लिए नया है बट आपने ऐसा सॉल्व किया हुआ है। फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब ए डैश। क्या होता है दोस्तों? ए डैश। अब ए डैश से बहुत लोग आंसर आ जाना चाहिए। मैंने बताया था उस दिन ए डैश कैसे फाइंड करते हैं। ए वाला जो भी नंबर है उसको किस में देखना है? यूनिवर्सल सेट में, मतलब 5 6 7 8 9 को छोड़कर, किसके अंदर छोड़कर? यूनिवर्सल में, मतलब 5 6 7 8 9 को छोड़कर बाकी जो भी बचा वो मेरे लिए क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब ए डैश। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कौन कौन सा आएगा? 1 2 3 4 और 10। दोस्तों समझ में आया मैंने क्या बोला? सबसे पहले मैंने ऐसी एग्जांपल ले लिया, यूनिवर्सल सेट मैंने 10 तक ले लिया और मुझे सेट ए लिखा था 5 6 7 8 9। और एग्जाम में आपको आता है फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब ही दोस्तों क्या होता है? ए डैश। क्या होता है? ए डैश। मतलब जो भी सेट ए में है वो ए डैश में नहीं होगा। अब 5 6 7 8 9 को 5 6 7 8 9 को छोड़कर बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट में बच रहा है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब ए डैश। तो ये हो गया, आपको मैं ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा था कि ये ऊपर काम आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। लेट सेट ए बी द स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन अ मैथ्स, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा पर मैं बताता हूं। मान लो एक क्लास है, उस क्लास के अंदर लिखते हुए जाता हूं और आपको बताते जाता हूं। दोस्तों एक क्लास है, जिस क्लास को मैंने क्या लिया? यूनिवर्सल सेट, पूरे स्टूडेंट को यूनिवर्सल सेट। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, यू मतलब ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। ये मेरे लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। पूरे क्लास के जो बच्चे हो गए मेरे लिए क्या? यूनिवर्सल सेट। अब उसके अंदर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ में 50% मार्क्स मिला है या तो उससे ज्यादा। ए तो मैं लिखता हूं set of the students who secure 50% or more marks in maths. Okay, maths. तो दोस्तों अब बताता हूं, ध्यान से सुनना। हमारा पूरा क्लास क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। उसमें से यूनिवर्सल सेट में हमने उस क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड किया कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ में 50% मार्क्स मिला या तो उससे ज्यादा मिला है, तो बाकी जो बच्चे हैं वो क्या होंगे? क्वेश्चन ये पूछा है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको 50% मार्क्स मिला है या तो उससे ज्यादा मिला है, तो बाकी बचा हुआ कौन होगा? बताओ कौन होगा? कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको 50% से कम मार्क्स मिला होगा। ओके, ऐसे भी रहते हैं ना, ऐसे भी रहते हैं जिनको 0 भी मिलता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिनको 0 भी मिलता है। यहाँ पर सेट ए की बात किया, क्या किया हुआ? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन अ मैथ, मतलब 50% या उससे ज्यादा मिला हुआ मार्क्स है। बट और हमें पूरे क्लास की बात की, तो पूरे क्लास में कुछ ऐसे बच्चे जिनको 50% से ज्यादा मार्क्स मिला है या तो 50% मिला है, तो बाकी बचा हुआ वो क्या होगा हमारे लिए? कॉम्प्लीमेंट। जैसे अभी हमने फाइंड किया था, हमने जो भी ए था उसको छोड़कर बाकी जो बचा था वो मेरे लिए क्या था? कॉम्प्लीमेंट था। अभी मैंने सॉल्व करवाया, जो ए था उसको छोड़कर बाकी जो भी बचा यूनिवर्सल में वो मेरे लिए क्या होगा? क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। तो ये मोर वाला छोड़ के बाकी जो भी इनके अंदर बचेगा वो मेरे लिए क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। मतलब ज्यादा मार्क्स वाले 50% या उससे ज्यादा वाले को छोड़कर बाकी जो भी बचेगा, बाकी क्या बचेंगे? ज्यादा वाले तो बेचारे अलग हो गए, तो कम वाले ही बचेंगे ना। तो कम वाले क्या होंगे? क्या लिखूंगा मैं? ए डैश की कॉम्प्लीमेंट बोला है मुझे। सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु, क्या लिखोगे? मार्क्स कम की ज्यादा? लेस देन 50%
मार्क्स इन मैथ्स। ओके दोस्तों, समझ में आया कि नहीं मैंने क्या बोला? कि आप अभी मैंने क्वेश्चन, अभी आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट सिखाया था अच्छे से कि जो भी सेट ए होता है उसको छोड़कर जो भी यूनिवर्सल सेट में बचता है वो मेरे लिए क्या था? कॉम्प्लीमेंट। तो ज्यादा वाले मार्क्स को 50% और उससे ज्यादा को छोड़ दो तो क्या बचेंगे? कम मार्क्स वाले ही बचेंगे ना। तो मैंने लिखा है सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु सिक्योर लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ्स। मार्क्स इन मैथ्स हो गया दोस्तों, यही तो क्वेश्चन था। यही पूरे वाले को मैंने यूनिवर्सल ले लिया, ए वाले को तो ऑलरेडी दिया था, और बी वाले जो ज्यादा के बाद कम वाले भी होंगे तो जो बचा वो मेरे लिए क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। इसके अंदर दोनों होंगे ना, ज्यादा कम वाले दोनों होंगे, तो ज्यादा वाला मैंने ऐसे लिख दिया और कम वाला जो होगा उसको मैंने कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। अभी मैंने क्वेश्चन समझाया था। तो दोस्तों ऐसे ही लिखना है। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा दोस्तों, आपके लिए तो बस ये एक वीडियो है, बट इस लॉकडाउन में मुझे और राहुल सर को इतने वीडियो रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं, इतनी वीडियो एडिटिंग करनी पड़ रही है, इतना सब कुछ करना पड़ रहा है कि सुबह से लेकर रात हो जा रहा है। आपके लिए तो बस ये आपका एक वीडियो होगा, पर हमारे लिए हर क्लास है और हर क्लास को डेली वीडियो देना पड़ता है, क्योंकि हम किसी भी अपने काम में कमी नहीं करते। तो दोस्तों हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप भी घर पे बैठ के बहुत अच्छा हार्डवर्क करोगे। बार बार प्रैक्टिस करो यार, कोई भी चीज़ें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, पर बार बार प्रैक्टिस करो। जहाँ भी डाउट आ रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि एक बार वो देखो, 2 बार देखो, 3 बार नहीं भी समझ में आया तो मुझसे कॉल करो, प्रदीप सर हैं आपके साथ। ओके, बट हार्डवर्क करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें लगेगा कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो फिर दिल टूट जाएगा, तो हम सोचेंगे चलो क्लास में ही सिखाएंगे, क्लास में करवाएंगे ना दोस्तों, क्या टेंशन है। पर अभी एक्स्ट्रा मिल रहा है तो एक्स्ट्रा उसको लो, यूज़ करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्यों अभी? क्योंकि बाकी लोग को क्या होगा पता है, जो 9th में जो टॉपर होते हैं वो लोअर हो जाते हैं, और जो लोअर होता है वो टॉपर हो जाता है, क्योंकि 9th का डर अलग होता है, 9th का भूत अलग होता है दोस्तों। 9th में सब चीज़ें चेंज हो जाती है, लिखने का तरीका बहुत सारा वे, तो बहुत सारी चीज़ें वो सब क्लास में मैं बताऊँगा। बट अभी के लिए जितना चीज़ हो रहा है उसको बार बार प्रैक्टिस करो। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो। और इसी के साथ आपको 1.3 एक्सरसाइज खत्म होता है दोस्तों। चलो मिलते हैं हम 1.4 के साथ।